Assalamu alaikum dear students. I hope you are doing great. This is lecture number 38 and we are going to discuss about neurocognitive disorders के बारे में हम बात कर रहे थे. सो नेक्स्ट है इसके जो फर्दर डिसऑर्डर्स रह गए हैं उनको देखते हैं, उनका ओवरव्यू चेक करते हैं. सो न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स ड्यू टू एन ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, यानी कि कोई ट्रॉमा होता है, ट्रॉमेटिक इवेंट होता है आपकी लाइफ में, जैसे एक्सीडेंट है या कोई फॉल है, कहीं से गिरे हैं या फिर स्पोर्ट्स इंजरी हुई है या एक्सप्लोजन था कोई, जिसकी वजह से आपको ये ब्रेन का जो है आपके ब्रेन पे इम्पैक्ट हुआ है उसका, और आपका ब्रेन इफ़ेक्ट हुआ है उससे, ब्रेन डैमेज हुआ है उससे, जिसकी वजह से आपको कॉग्निटिव की जो कॉग्निशन की जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी मेमोरी या अटेंशन वगैरह, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं. सो मेन जो इसका रीज़न है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में, यानी ट्रॉमेटिक इवेंट है, यानी आपका कोई भी ट्रॉमा जो हुआ है, यानी हेड से रिलेटेड आपको जो हेड इंजरी हुई है या किसी एक्सीडेंट की सूरत में, देन आपको ये डिसऑर्डर यानी न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर ड्यू टू ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में हम उसको डायग्नोस करते हैं. इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है जिसमें फर्स्ट ए जो है वो सिमिलर है. बी में हम देखते हैं कि ये जो क्राइटेरिया है, ये जो ट्रॉमा है, इसके डिफरेंट जो सिम्टम्स हैं, जिसमें आपकी दूसरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, यानी आप जो है वो अवेयरनेस आपको नहीं रहती है. पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनीशिया होता है, यानी उस इवेंट के बाद आपको सब कुछ भूल जाते हैं आप. लॉस ऑफ मेमोरी है, डिसोरिएंटेशन एंड कन्फ्यूजन है, और यानी अपने सराउंडिंग के बारे में आपको अवेयरनेस नहीं है. न्यूरोलॉजिकल साइंस हैं दूसरे, यानी न्यूरो इमेजिंग जो है वो डेमोस्ट्रेट कर रही है आपकी इंजरी जो है स्पेसिफिक हुई है, ब्रेन डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से आपकी कॉग्निशन जो है वो इम्पेयर हो रही है. नेक्स्ट सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर है. इन डिसऑर्डर यानी सब्सटेंस मेडिकेशन, यानी इसमें कोई आप सब्सटेंस जो है वो सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहे हैं या फिर आप मेडिकेशन वगैरह कोई इस तरह की ले रहे हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स जो है वो उसके सिम्टम्स आ रहे हैं. नेक्स्ट है न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स ड्यू टू HIV इन्फेक्शन. HIV मीन्स ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और ये वायरस है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है, और ये आपकी यानी इसमें आपकी जो बॉडी है उसकी जो एबिलिटी है वायरसेस के साथ फाइट करने की, वो वीक हो जाती है. सो इसकी वजह से अगर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर हैं, देन हम इसको HIV इन्फेक्शन में डिसऑर्डर में उसको डायग्नोस करते हैं कि न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर जो है वो HIV डिसीज़ की वजह से है. और यानी इसमें जो आपका जो इम्यून सिस्टम था वो इस हद तक वीक हो चुका कि ब्रेन जो है वो उसमें डिफरेंट वायरस जो हैं वो अटैक करते हैं, ब्रेन आपका डैमेज होता है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है, और जिसकी वजह से आप यानी इम्यून सिस्टम जो है वो आपका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो फाइट कर सके. सो इसमें इसकी वजह से न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स जो हैं वो हो सकते हैं. इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, यानी आपने ए में बताना है, बी में आपने बताना है कि ये जो इन्फेक्शन है ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से है, और यानी ये डिसऑर्डर्स जो हुआ है उसके पीछे रीज़न जो है वो HIV ही है. द न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स ड्यू टू पार्किंसंस डिसीज़, यानी पार्किंसंस डिसीज़ जो है उसकी वजह से भी न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर होते हैं. उसमें भी हम यही सिम्टम्स देखते हैं कि आपकी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं वो स्लोली उसकी प्रोग्रेशन होती है, और इसमें डिफरेंट जो सिम्टम्स हैं उसके ट्रेमर्स हैं, रिजिडिटी है, अनस्टेडीनेस है, यानी आपकी कोऑर्डिनेशन नहीं रहती, आपकी जो वॉक है उसमें बैलेंस नहीं है, या जो मूवमेंट्स हैं आपकी उसमें बैलेंस नहीं है. और ये आपके जितने भी चीज़ें हैं सारी न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर जो है आपको ये पार्किंसन डिसीज़ की वजह से भी हो सकता है, और ज़्यादातर ये ओल्डर पीपल में होता है. इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी सिमिलर ही है कि जो डिस्टर्बेंस जो है ये सारी पार्किंसन डिसीज़ की वजह से ही हो रही है, और जो ये न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर आपको हुआ है ये पार्किंसन डिसीज़ की वजह से हुआ है. एंड देन न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर ड्यू टू हंटिंगटन डिसीज़. उसमें हंटिंगटन डिसीज़ में क्या होता है, ये हेरिडिटरी कंडीशन है, यानी ये विरासत में आपको मिलती है. इसमें डिफरेंट जो डेटीरियोरेशन है ब्रेन एरियाज़ की, जो ब्रेन रीजियंस हैं उसमें सब कोर्टिकल जो ब्रेन स्ट्रक्चर हैं उसमें चेंजेस आते हैं, या आपकी फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है उसमें चेंजेस आते हैं, उसमें डिजनरेशन होती है, लॉस ऑफ सेल्स होता है, और डेटीरियोरेशन होती है, उसमें कोई ख़राबी है, तो जिसकी वजह से आपको ये हंटिंगटन डिसीज़ जो है ये होती है. इसके डिफरेंट जो कॉजेज़ होते हैं, ये फैक्टर्स होते हैं, और इसमें जो कॉग्निशन आपकी इम्पेयरमेंट हो रही है उससे हम न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर ड्यू टू हंटिंगटन डिसीज़ जो है वो कहते हैं. डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसका भी सिमिलर है, और इसमें बी जो है वो देखते हैं हम
इंसीरियस ऑनसेट है यानी स्लोली है ऑनसेट, एंड देन क्लिनिकली इस्टेब्लिश हंटिंगटन डिसीज़, यानी आपने देखना है कि वाकई हंटिंगटन डिसीज़ ही है, और अगर वही डिसीज़ है दैन हम उसको कहेंगे कि ये न्यूरोकोग्निटिव जो सिम्टम्स आ रहे हैं, डिसऑर्डर जो है वो ये हंटिंगटन डिसीज़ की वजह से ही है। एंड देन न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, फिर हमने ये चेक करना है कि ये डिसऑर्डर किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से तो नहीं है, तो उससे एविडेंस हम रिक्वायर करते हैं फ्रॉम द हिस्ट्री या फिज़िकल एग्जामिनेशन। एंड देन एटियोलॉजी ऑफ डिलीरियम है, पॉसिबल उसके कॉजेज़ क्या हैं, डिलीरियम के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मेडिकेशन ही होती है, यानी आपको ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है और रिवर्सिबल होता है, तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो ड्रग्स हैं या टॉक्सिसिटी है या मेडिकेशन है उसके जो असरात हैं उसकी वजह से डिलीरियम की स्टेट है आप में, या फिर अल्कोहल है या दूसरी ड्रग्स इंटॉक्सिकेशन है या विथड्रॉल है या कोई मेडिकल कंडीशन है, हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है जिसकी वजह से डिलीरियम की स्टेट आई है, या फिर मेटाबॉलिक इम्बैलेंसेस हैं यानी कि लो सोडियम और कैल्शियम लेवल है आपकी बॉडी में, या फिर सीवियर क्रॉनिक टर्मिनल इलनेस वगैरह है कोई, या फीवर है या एक्यूट इन्फेक्शन है जिसकी वजह से डिलीरियम की स्टेट है, या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, एक्सपोजर टू टॉक्सिन और सर्जरी मेडिकल प्रोसीजर्स की वजह से, या एनेस्थीसिया जो अगर किसी पेशेंट को दिया गया है तो उसमें भी डिलीरियम की जो स्टेट है उसे डिलीरियम की स्टेट में होता है, डिलीरियम के सिम्टम्स होते हैं। सो एटियोलॉजी ऑफ न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स, इसमें डिफरेंट जो है वो कॉजेज़ हैं, अल्जाइमर डिसीज़ हैं तो उसमें उसके डिफरेंट कॉजेज़ हैं, जिसमें जो ब्रेन है उसमें प्लाक्स बन जाते हैं, एमिलॉइड प्लाक्स जिसे कहते हैं, टैंगल्स होते हैं ब्रेन में जिसकी वजह से अल्जाइमर डिसीज़ होती है और उससे फिर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर होता है। लेवी बॉडीज डिमेंशिया में जैसे हमने डिस्कस किया था, एक क्लम्प्स ऑफ प्रोटीन होते हैं ब्रेन में जो कि ब्रेन की फंक्शनैलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं, कॉग्निशन को इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट फ्रंटो टेम्परल एनसीडी है जिसमें हम देखते हैं कि ब्रेन के जो फ्रंटल टेम्परल लॉब्स हैं वो श्रिंक हो रहे हैं विद द टाइम। सो यहाँ पर इसकी वजह से यानी इस डेट्यूरेशन की वजह से भी ये न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर होता है। देन एटियोलॉजी है वेस्कुलर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर की। वेस्कुलर में हम ब्लड वेसल्स जो होते हैं उससे रिलेटेड ये डिसऑर्डर हैं। स्ट्रोक हो गया है अगर कोई, या ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें कोई किसी किस्म का ब्लॉकेज आ गया है। ओवरऑल ये आपके ब्लड वेसल्स से ही रिलेटेड है कि ब्लड वेसल्स जो हैं अगर आपकी डैमेज हो रही हैं जिसकी वजह से इनफ ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही है ब्रेन में और जिससे आपको कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो सकता है। एंड देन न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर ड्यू ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, यानी इस ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की वजह से आपको ये डिसऑर्डर हो जाते हैं जिसकी वजह से फॉल्स जो हैं इसमें मोस्ट कॉमन है, यानी आप कहीं से गिरे हैं, और या फिर जो फॉलिंग पॉजेज हैं यानी कि जो पोस्चर था आपका वो क्या था, यानी आपके हेड पे जो अगर ज़्यादा चोट आई है, ब्रेन अगर डैमेज हुआ है जिसकी वजह से आपको न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर हो सकते हैं। यहाँ पे कोई और एक्सीडेंट हुआ है, कार एक्सीडेंट हुआ है या फिर बाइक एक्सीडेंट हुआ है या मोटर व्हीकल का कोई एक्सीडेंट हुआ है जो कि एक कॉज फैक्टर है, ये रिस्क फैक्टर है इसका। देन न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर ड्यू टू HIV इन्फेक्शन, यानी इसमें हम देखते हैं कि जो HIV है उसकी वजह से, उस इन्फेक्शन की वजह से आपके ब्रेन एरियाज़ जो हैं, ब्रेन रीजन्स जो हैं, सब कॉर्टिकल रीजन्स वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं जिसकी वजह से आपको ये डिसऑर्डर हो रहा है। देन एटियोलॉजी ऑफ न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स, इसमें पार्किंसन डिसीज़ के बारे में है। इसमें ओल्डर एज में होती है पार्किंसन डिसीज़। इसके 2 रिस्क फैक्टर्स हैं। फर्स्ट यानी इसके 2 रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो ओल्डर एज एंड ड्यूरेशन है, यानी कितनी एज में आपको ये हुआ है उसकी ड्यूरेशन कितनी है। देन हंटिंगटन डिसीज़ है। ये हंटिंगटन डिसीज़ जो है वो आपको इसकी एक प्रोग्रेशन होती है डिसीज़ की, यानी स्लोली ये इंक्रीज़ होती है और इसके सिम्टम्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते हैं या स्वेयर होते हैं विद द टाइम। ये हेरिडिटरी है यानी विरासत में मिलती है, जीन्स में होती है, जेनेटिक्स में होती है, आपकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी पाई जाती है इस डिसऑर्डर के होने की। देन मेडिकेशन एंड सब्सटेंस इंड्यूस, यानी किसी मेडिकेशन की वजह से या किसी सब्सटेंस की वजह से, सपोज कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है ज़्यादा, इनहेलेंट्स या कोकेन या कोई और ड्रग्स वगैरह यूज़ करता है तो उसकी वजह से तो ये डिसऑर्डर नहीं है। देन ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, या किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से तो ये डिसऑर्डर नहीं हुए, तो उसको भी आपने रूल आउट करना है। इसमें से कुछ रिवर्सिबल होते हैं, कुछ नॉन रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल नहीं होते, और जिसमें से कुछ जो डिसीज़ हैं, जो मेडिकल कंडीशंस हैं, जैसे कि हार्मोन्स में अगर कोई किसी किस्म की डेटेरियोरेशन है या फिर इंसुलिन प्रॉब्लम्स हैं या हाइपरथायराइडिज्म की डिसीज़ है या फिर कोई और न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं, तो इन सब में जो सारी ये जो मेडिकल कंडीशंस हैं इनकी वजह से तो ये प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो इसमें हम ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन में हम देखते हैं न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स जो हैं वो किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से तो नहीं हो रहे। और जिनको कोई मिनरल्स
यहाँ विटामिन जो हैं उनकी डेफिशिएंसी है, तो उसकी वजह से भी ये डिसऑर्डर हो सकता है। आई होप आई मेड इट क्लियर। अब कोई कन्फ्यूजन आपको इन दोनों चैप्टर्स में नहीं रही होगी, और ये दोनों चैप्टर्स आपके क्लियर होंगे। जितने ये डिफ़िकल्ट हैं उतने ही, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ईजी हो जाएँ, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँ, तो उतना ही आपके लिए ईजी हैं उसको एक्सप्लेन करना। एंड देन उसके जो पेपर में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड, देन आपके लिए ईजी रहेगा कि आप उसको अटैम्प्ट कर सकेंगे। If these videos are helpful for you, then kindly spread these videos, शेयर किए करें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी, ताकि बाकी सबके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएं, उनके लिए भी हेल्पफुल रहे, और उन्हें भी जो अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन है उसकी में हेल्प मिल जाए कोई, और उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं। जैसे कि अदर स्टूडेंट्स, हमने भी ऐसे ही प्रॉब्लम्स को फेस किया है। सो कोई पर्टिकुलर कोई सोर्स नहीं होता था, और जो LMS पे अवेलेबल हैं लेक्चर्स बहुत ओल्ड हैं, और उसमें कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं होते और समझ भी नहीं आती थी, तो इतनी डिटेल में उन्होंने डिस्कस भी नहीं किए होते। सो उसके लिए फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट्स को। सो उन प्रॉब्लम्स को देखते हुए ही आपके लिए वीडियोस बनाई जा रही हैं, या फिर ये जैसे हमने प्रॉब्लम्स फेस की हैं वैसे हम नहीं चाहते कि दूसरे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इसी जो है फेस से गुजरें या यही सेम प्रॉब्लम्स को फेस करें। सो लेट्स डिस्कवर दी साइकोलॉजी टुगेदर। इसको अच्छे तरीके से समझ कर करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं और इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, और इसको जो फर्दर आपने इसको लेकर चलना है नेक्स्ट फील्ड, या ज़्यादा इसमें आपने PhD करनी है या फिर आपने MPhil करना है। सो उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी हैं। And thank you so much. Share this video with other students and don't forget to subscribe the channel अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, so that आपको नई वीडियोस जो हैं फ़ौरन मिलती रहें। और बाकी जो दूसरा चैनल है साइकी सीकर, उसको भी सब्सक्राइब कर लें काइंडली। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एंड आई रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस एंड फॉर कोऑपरेटिंग विद अस। एंड अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।